अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत अनोखा और खूबसूरत बनाया है। कुदरत की हर तख्लीक में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। दुनिया में इंसान, हैवान, जानवर, चरिंद परिंद, दरिंद, गर्ज, हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा मौजूद है। बल्कि हमें देखना चाहिए कि कोई चीज़ बेकार नहीं। कुदरत के इस कारखाने में ये कहानी भी एक अनोखी कहानी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, जो कि अजीब और मुनफरिद था। ज़ैन आज स्कूल से वापसी पर बहुत खुश था। अम्मी, आज मास्टर साहब ने हमें बहुत सी कीमती मालूमात दिए। ज़ैन ने खुश होते हुए कहा। अच्छा बेटा, मुझे भी तो बताओ, आज मेरे प्यारे बेटे ने क्या कुछ सीखा। ज़ैन की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, मास्टर साहब ने हमें बताया कि इस धरती पे जिन्नात, चुड़ैल, भूत और परी अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, जिनमें शरीफ मखलूक़ात भी हैं और शरीर भी। अम्मी, मुझे आप बताएं कि जिन्नात, चुड़ैल, भूत और परी कहाँ रहते हैं। ज़ैन ने बहुत ही तजस्सुस भरे लहजे में कहा। ओह ज़ैन बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? गैर मामूली और फजूल बातों में तुम इस कदर दिलचस्पी क्यों लेते हो? बेटा, जिन्नात, चुड़ैल, भूत और परी सब अल्लाह के पैदा करदा हैं। वो अपनी दुनिया में खुश हैं और हम अपनी दुनिया में खुश हैं। तो इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो ना दिया करो, बल्कि अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाया करो। ज़ैन की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी की बातें सुनकर ज़ैन सर झुका गया। इसे मायूसी हुई, लेकिन इसने अपनी अम्मी को महसूस होने नहीं दिया। जी अम्मी, जैसा आपकी मर्जी। ये कहकर ज़ैन नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने चला गया। नमाज पढ़ने के बाद खाना खाया। खाने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। ज़ैन की उम्र 14 साल थी। वो 9th क्लास का स्टूडेंट था। बहुत मेहनती और होशियार था। बड़ों की बात दिल से मानता था। अपने से छोटों पर शफकत करता। इसका हर काम दूसरों को खुशी पहुंचाना था। एक दिन वो अपने कज़न के घर में एक खौफनाक फिल्म देख रहा था कि इस दिन से ज़ैन के दिल में जिन्नात और चुड़ैलों को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद ज़ैन हर किसी से जिन्नात और चुड़ैलों के बारे में पूछता रहता था। बाज़ लोग अपनी मालूमात के मुताबिक इसे मालूमात दे देते, बाज़ इसे भोला समझकर टाल देते थे। इसको मास्टर साहब कुछ ना कुछ मालूमात इसे ज़रूर देते थे। जब अम्मी से इस बारे में कुछ पूछता तो अम्मी इसे प्यार से समझाती और इन बातों के बारे में पूछने से मना कर देती थी। वो रोज़ाना किसी न किसी से ये बातें ज़रूर पूछता। गोया जिन्नात और चुड़ैलों को जानने का इस पर भूत सवार हो गया था। एक दिन की बात है, ज़ैन की जमात में एक हिंदू लड़का पढ़ने के लिए आया। ज़ैन ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे इसने फौरन कबूल कर लिया। इस लड़के का नाम कुमार था। चंद दिनों में ही इन दोनों की दोस्ती का पौधा मुकम्मल दरख्त बन गया। एक दिन बातों ही बातों में ज़ैन ने जिन्नात, चुड़ैल, भूत और परियों के बारे में
कुमार से पूछा, यार ये कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं और हम इनसे कैसे मिल सकते हैं? जैन ने दिलचस्प लहजे में पूछा। जिन्नात नॉर्मली वीरान या गैर आबाद जगहों पर रहते हैं। जिन्नात इंसानों का गुजर बसर न होने के बराबर हों। जिन्नात की शक्ल व सूरत इंतहाई खौफनाक होती है। और तुम पूछ रहे हो कि हम जिन्नात से कैसे मिल सकते हैं? तो मेरे दादाजी एक मशहूर पंडित हैं और इनके कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं और नादीदा कुव्वतें भी हैं। इन्हें एक खास मंत्र आता है जिसे पढ़कर वो जिन्नात के बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं। इन्हें इसी तरह के और भी मंत्र आते हैं जिन्हें पढ़कर वो मुख्तलिफ शक्तियों को हासिल करते हैं। बच्चों को वो कभी भी मंत्र नहीं सिखाते। मैंने कई बार इनसे मंत्र सीखने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इनके पास मंत्रों की कई किताबें मौजूद हैं। ये कहकर कुमार खामोश हो गया। कुमार के बारे में ये जानकर कि वो एक मशहूर पंडित का पोता है, जैन खुशी के मारे फूले नहीं समाया था। इसे कुमार हीरा लग रहा था। वो बहुत खुश हो गया। यार कुमार, ऐसा करो, एक दिन के लिए अपने दादा की मंत्र वाली किताब मुझे भी लाकर जरा दे दो। अगले दिन मैं वापस दे दूंगा। प्लीज कुमार, ना मत बोलना प्लीज यार, तू मेरा प्यारा दोस्त है ना। जैन कुमार के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। जैन को बगौर देखते हुए कुमार ने कहा, ठीक है यार, कुछ करता हूं। यह सुनकर जैन इसके हाथों को चूमने लगा। थैंक यू माय डियर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जैन ने कहा। स्कूल से छुट्टी के बाद जैन अपने घर आ गया और वो बहुत खुश था। इसे बेचैनी से कल का इंतजार था। आज का दिन इसके लिए सदियों के बराबर था। रात इसकी करवटें लेकर गुजर गई। सुबह सवेरे उठ गया, नाश्ता किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया। आज वो सबसे पहले स्कूल पहुंच गया था। 15 मिनट बाद कुमार भी आ गया। कुमार, कुमार! जैन भागता हुआ कुमार के पास गया। कुमार, लाए हो ना वो किताब? जैन ने कहा। हाँ यार, क्यों नहीं, लेकिन कल इसे जरूर वापस कर देना। मैं दादाजी से चोरी छुपे लाया हूं। कुमार ने कहा। हाँ यार, जरूर लाऊंगा। अब मुझे दिखा भी दो जल्दी से, जैन ने बेचैनी से कहा। तो कुमार ने अपने बैग से एक किताब निकालकर इसके सामने कर दी। वाह, कितनी प्यारी है, जैन के मुंह से बेइख्तियार निकला। और हाँ, इसे संभाल कर रखना, कुमार ने कहा। अरे बेफिक्र रहो, ये कहते हुए जैन ने किताब अपने बैग में रख ली। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल से छुट्टी के बाद जैन सीधा घर पहुंच गया। वजू किया, नमाज पढ़ी, खाना खाया और होमवर्क लिखने बैठ गया। इसे बेचैनी से रात का इंतजार था। खुदा खुदा करके दिन गुजर गया। रात हो गई। जैन ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। इसने कमरे को कुंडी लगाई, मंत्रों वाली किताब अपने बैग से निकालकर गौर से पढ़ने लगा और फिर एक मंत्र पढ़ने लगा। वो बार बार मंत्र को दोहराता रहा। इसे मंत्र पढ़ने से बड़ा सुरूर मिल रहा था। 100 से ज्यादा जब इसने मंत्र पढ़ा तो इसका सर चकराने लगा। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। और फिर इसने खुद को एक बहुत बड़े और घने जंगल में पाया। जंगल के हर दरख्त का रंग काला था। पहाड़, चश्मे, तालाब, गर्ज, हर चीज का रंग काला था। जैन हर चीज को बड़े गौर फिक्र के साथ देखते हुए वो आगे ही आगे बढ़ता गया।
ایک جگہ پر اس کی نظر 3 چڑیلوں پر پڑی جو کہ کسی جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ ایک چڑیل نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو زین کی طرف اشارہ کیا۔ ان تینوں نے زین کو دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ زین نے انہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کیا۔ چڑیل اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ چڑیلوں کو دیکھ کر زین کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اور پھر ایک چڑیل نے زین کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دانت زین کی گردن میں گاڑ دیے۔ درد کی ایک تیز لہر زین کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ ورد کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا کہ ان چڑیلوں نے چند لمحات میں زین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مزے مزے سے زین کا گوشت کھانے لگے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب چڑیلوں نے زین کو پورا کھا لیا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب وہ ایک کالے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے کو چلنے لگا کہ اچانک لمبے قد و قامت والے ایک شخص نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ سے نیچے پھینک دیا تو زین قلا بازیاں کھاتا ہوا پہاڑ سے نیچے گرنے لگا۔ پہاڑ بہت اونچا تھا۔ وہ پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پورا جسم زخمی ہو گیا، اور پھر نیچے زمین پر گرتے ہی گدھوں کے ایک جھنڈ نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ چند منٹ میں ہی وہاں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ دکھائی دیا۔ زین نے پھر دیکھا کہ وہ جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جھیل کے پانی کا رنگ کالا تھا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ پھر وہ اس جگہ سے اٹھ گیا۔ واپس مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک بڑے بھیڑیے نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے زین کو کھانا شروع کیا اور زین کے پورے جسم کو ہڑپ کر گیا۔ زین اس انوکھی دنیا میں بار بار موت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ ختم ہو جاتا لیکن پھر زندہ ہو جاتا۔ بار بار اسے موت کی اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر اب پچھتا رہا تھا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ گھر والے بیدار ہو چکے تھے۔ زین کی امی زین کو اٹھانے اس کے کمرے میں گئیں۔ اٹھو زین بیٹا، آج اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ لیکن زین تو نہ جانے کس دنیا میں چلا گیا تھا۔ اس کی امی کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے فوراً زین کے والد کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ زین کے والد نے زین کو جھنجھوڑ دیا، لیکن زین ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ابو فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زین مر گیا ہو۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ زین کے والدین کا حال بہت برا تھا۔ اس کی امی زار و قطار رو رہی تھیں، جبکہ دیگر رشتہ دار بھی سسکیاں بھر رہے تھے۔ زین کو ایک چڑیل نے اپنی ملکہ چڑیل کے پاس لے گئی۔ وہ چڑیلیں انتہائی بھیانک تھیں، بلکہ چڑیل نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ اے بالک، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چڑیلوں کا علاقہ ہے؟ ملکہ چڑیل نے غصے میں کہا۔ جی وہ میں غلطی سے یہاں پہنچ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ لوگوں کا علاقہ ہے، زین نے بڑی مشکل سے کہا۔ اب تمہیں اس غلطی کی سزا مل رہی ہے، اور ملے گی، بلکہ چڑیل نے کہا۔ پھر اس نے باقی تمام چڑیلوں کو اپنی زبان میں نہ جانے کیا کہا، تو انہوں نے فوراً زین کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ زین کو اس انوکھی دنیا میں بار بار درد و تکلیف سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ موت ہر چند منٹ کے بعد اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ اسے اپنی دنیا بے اختیار یاد آنے لگی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر زین کے والد فوراً ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا ہے زین؟ زین کے ابو نے پوچھا۔ عنایت صاحب
अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपका बेटा कोमा में है, इसे दुआ की बहुत ज़रूरत है। ये कहकर डॉक्टर चला गया। इनायत साहब की आंखों से आंसू आ गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज़ैन को कौन सी बीमारी है। वो इंतहाई परेशान थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तुम इस वक्त तक इस अनोखी दुनिया से नहीं निकल सकते जब तक वो पंडित राकेश को पता ना चले कि इसकी मंत्र वाली किताब तुम्हारे पास है। बेशक तुम्हारा जिस्म अपनी दुनिया में मौजूद है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और एहसासात तो इस दुनिया में, इस अनोखी दुनिया में मौजूद हैं। ये कहकर जल परी खामोश हो गई। ज़ैन समुद्र के किनारे बैठा एक जल परी को अपनी कहानी सुना रहा था। जल परी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? ज़ैन ने कहा, मैं खुद यहाँ पर हूँ, पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? परी ने कहा, इधर कुमार बहुत परेशान था। आज तीसरा दिन था, ज़ैन स्कूल नहीं आया। इसे बहुत परेशानी हो रही थी कि अगर दादाजी को पता चला तो मेरी खैर नहीं है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो रहा था कि अचानक इसने एक दोस्त से ज़ैन के घर का एड्रेस पूछा। दोस्त ने इसे ज़ैन के घर का एड्रेस दे दिया तो फौरन ज़ैन के घर की तरफ चल दिया। 40 मिनट के बाद वो ज़ैन के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। इसने दरवाजे को खटखटाया। चंद मिनट के बाद एक औरत ने दरवाजा खोल दिया। जी बेटा, क्या काम है? औरत ने पूछा। आंटी, ज़ैन घर पे है। 3 दिन से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? कुमार ने एक ही सांस में तमाम सवालात पूछ डाला। ज़ैन का नाम सुनकर इस औरत का चेहरा अफसोस से भर गया। ओ बेटा, अंदर आओ, इस औरत ने कहा। इसने कुमार को ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुमार है आंटी, कुमार ने कहा। बेटा, मैं ज़ैन की माँ हूँ। 3 दिन पहले ज़ैन बिल्कुल ठीक था। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में सो गया। सुबह जब मैं इसे जगाने इसके कमरे में गई तो वो बेहोश था। हम इसे हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन से वो बेहोश कोमा में पड़ा है। ये कहकर ज़ैन की अम्मी खामोश हो गई। कुमार फौरन समझ गया कि ज़ैन ने जरूर कोई ना कोई उल्टा सीधा मंत्र पढ़ लिया होगा। चुनांचे अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए इसने ज़ैन की माँ को सारी बातें सच सच बता दी। ये बातें सुनकर ज़ैन की माँ के दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन होने लगी। बेटा, तुम अपने दादाजी को जल्दी से यहाँ ले आओ, ज़ैन की माँ ने कहा। ठीक है आंटी, मैं दादाजी को लेकर आता हूँ, लेकिन आप अभी ज़ैन के कमरे में ना जाना। हो सकता है आप पर भी इस किताब के असरात मुरतब हो जाएं। कुमार ने कहा। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, ज़ैन की माँ ने कहा। ज़ैन अपनी बेबसी पर रो रहा था। इसे पता नहीं था कि इस मंत्र के पढ़ने से इसे इतनी भयानक सजा काटनी पड़ेगी। नाकामियों के बावजूद इसके दिल में उम्मीद बाकी थी। वो चंद मिनट जिंदा हो जाता। ये एक ऐसी दुनिया थी, इसे डर के साथ साथ अजीब लग रहा था। इधर कुमार ने अपने दादाजी को तमाम बातें तफसील से बता दी, जिसे सुनकर दादा इस पर बरस पड़े और बहुत डांटा। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि मंत्र वाली किताबों को उठाना तो दूर की बात, इस कमरे में जाना भी खतरे से खाली नहीं। इन किताबों पर मैंने एक तिलस्म फूंक रखा है। जिसने भी इन किताबों में किसी भी किताब को उठाया और खोलकर पढ़ा तो इसका हशर तुम्हारे दोस्त ज़ैन जैसा होगा। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुमने किताब खोले बिना ही ज़ैन को दे दी, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होता जैसा कि ज़ैन भुगत रहा है, राकेश कुमार ने कहा। दादाजी, आप कुछ करें, मेरे दोस्त को बचाएं। आपको भगवान का वास्ता है, चले मेरे साथ ज़ैन के घर, कुमार ने कहा और इसकी आंखें भीग गईं।
कुमार की आंखों में आंसू देखकर राकेश कुमार का दिल पसीज गया और दोनों जैन के घर की तरफ चल पड़े। जैन अस्पताल में बेहोश पड़ा था। इसके घर वाले और वालिद वहीं मौजूद थे। जैन कोमा में जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा था। इसका दिल काम कर रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैन की अम्मी राकेश कुमार के साथ अस्पताल गईं। इन्होंने पूरी कहानी जैन के अब्बू की गोशगुजार कर दी। जैन के अब्बू ने पंडित राकेश कुमार को अमल करने की इजाज़त दे दी। पंडित ने कहा जैन को फौरन घर ले जाया जाए, क्योंकि यह अमल घर में ही होगा जहां पर मंत्र पढ़कर यह बेहोश हुआ था। इस जगह के अलावा यह अमल कहीं और नहीं हो सकता। आगे आपकी मर्जी। यह अस्पताल जितना भी जदीद है, लेकिन जिन्नात और आत्माओं का इलाज नहीं कर सकता। राकेश कुमार ने कहा तो जैन की अम्मी अब्बू ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी, हम राजी हैं। जैन की मां ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, ठीक है, तो अभी और इसी वक्त जैन को घर ले चलें और इसी कमरे में बिस्तर पर डाल दें। जितनी जल्दी हो सके करें, वरना बहुत देर हो जाएगी, राकेश कुमार ने कहा। इधर जैन का जिस्म चकनाचूर हो गया था। जगह जगह से इसकी हड्डियां नजर आ रही थीं। वो एक गार में मौजूद था जहां तारीकी का राज था। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। वो गार से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि ऊपर से एक भयानक अजदहा इस पर आकर गिरा और अजदहा ने इसके जिस्म को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वो चुनांचे चाहता था, मगर इसकी आवाज हलक में अटक गई। इसकी आंखें अपने हलकों से उबल पड़ी और फिर देखते ही देखते वो नीम मुर्दा हो गया कि फिर अगले ही लम्हे वो सांप इसके जिस्म से गायब हो गया और जैन हशाश बशाश हो गया। गार में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो हैरत में था कि इस अनोखी दुनिया में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। सामने इसे एक बूढ़ा इंसान मिला। जैन, आओ मेरे पास, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखो, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, बूढ़े ने कहा। जैन को बहुत डर लग रहा था, कहीं ये कोई आसिब तो नहीं है। ये सोचकर जैन भागने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे बूढ़े ने इसे पकड़ लिया और जैन की गर्दन दबोचने लगा। इधर राकेश कुमार जैन के कमरे में मंत्र पढ़ने में मसरूफ थे। इन्होंने हिदायत की कि अमल के दौरान कमरे में कोई ना आए, लिहाजा वो जैन के कमरे में अकेले आंखें बंद किए अमल में मसरूफ थे। जैन के अम्मी अब्बू और बाकी रिश्तेदार बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि जैन को लगा कि राकेश कुमार और वो फजा में उड़ते हुए मुख्तलिफ अजीब व गरीब जगहों से गुजर रहे थे। कभी काले सहराओं से तो कभी काले समुद्रों पर से, कभी काले मैदानों से गुजरते तो कभी खौफनाक डरावनी मखलूक नजर आती। मगर वो खुश था और इसने महसूस किया कि राकेश की मौजूदगी में इसे कोई चुड़ैल या जिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा। 3 घंटे उड़ने के बाद वो अपने शहर पहुंच गए। फिर जैन अपने घर में दाखिल होकर अपने कमरे में पहुंच गया। जैन की रूह और एहसासात इसके जिस्म में दाखिल हो गए, जबकि राकेश की रूह इसके जिस्म में दाखिल हो गई। अगले लम्हे जैन होश में आ गया। राकेश ने जैन, अम्मी अब्बू और तमाम घर वालों को खुशी खुशी इत्तला दी। वो सब कमरे में दाखिल हो गए। जैन की अम्मी ने इसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया था कि जिन्नात और चुड़ैलों में दिलचस्पी मत लो, फिर भी तुमने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दी, जैन की अम्मी ने प्यार से कहा। जैन ने अपनी अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए ऐसे कामों से तौबा कर लिया। कुमार ने अपने दोस्त जैन को खुशी से गले लगा लिया
اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر گھر والوں نے کمار اور اس کے دادا جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر کمار کے دادا جی اور کمار سب سے مصافحہ کر کے چلے گئے اور ذہن ہنسی خوشی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔